लखीमपुर गांव में पारुल नाम की एक गरीब लड़की रहती थी। उसके पिता एक मजदूर थे और माँ घर संभालती थी। पारुल गांव के ही एक स्कूल में पढ़ती थी। पारुल की क्लास टीचर रश्मि मैडम बहुत ही अच्छी थी। सभी बच्चे उससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनका ट्रांसफर कहीं और होने के कारण आज स्कूल में उनका आखिरी दिन था। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आज मेरा इस स्कूल में आखिरी दिन है। अब तुम्हारी नई टीचर कामिनी मैडम तुम्हें पढ़ाएंगी। आप सब बच्चे बहुत अच्छे हो और खासकर पारुल तुम अपनी पढ़ाई मत छोड़ना। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। आप सब बच्चे अपना अच्छे से ख्याल रखना और खूब मन लगाकर पढ़ाई करना। रश्मि मैडम, आप बहुत अच्छी टीचर हैं। आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। हम सबको आपकी बहुत याद आएगी। आप प्लीज मत जाइए। हाँ मैडम, हम आपको बहुत मिस करेंगे। आप रुक जाइए ना प्लीज। बेटा, मेरा जाना जरूरी है। मेरा ट्रांसफर दूसरे स्कूल में हो गया है। मैं भी तुम सबको बहुत मिस करूंगी। अपना अच्छे से ख्याल रखना। गुड बाय। रश्मि मैडम वहाँ से चली जाती हैं। उनकी जगह कामिनी मैडम उस स्कूल में पढ़ाने आती हैं। कामिनी मैडम बहुत ही गुस्से वाली और खड़ूस स्वभाव की थी। कामिनी मैडम क्लास में आती हैं तो देखती हैं कि सभी स्टूडेंट्स स्कूल ड्रेस में थे, जबकि पारुल फटे पुराने कपड़ों में ही स्कूल में पढ़ने आती है। ए लड़की, इधर आ। तुम्हारी यूनिफॉर्म कहाँ है और तुम घर के कपड़े पहनकर क्यों आई हो? मैडम, बेचारी पारुल बहुत गरीब है। अभी इसके पास यूनिफॉर्म खरीदने के पैसे नहीं है और प्रिंसिपल मैम ने इसे कुछ दिनों के लिए छुट्टी दी है, इसलिए ये ऐसे ही पढ़ने आती है। जब इस गरीब की औकात नहीं है यूनिफॉर्म लेने की, तो फिर ये पढ़ने ही क्यों आती है? तुम गरीब होते ही गंदी नाली के कीड़े हो और वही ठीक लगते हो। अभी मैं तुझे बताती हूँ। यहाँ कामिनी मैडम पारुल की खूब पिटाई करती हैं और उसे सजा के तौर पर क्लास से बाहर कर देती हैं। पारुल रोते हुए हाथ ऊपर करके खड़ी रहती है। पारुल गरीब थी, इसलिए उसकी नई क्लास टीचर उससे बहुत बुरा बर्ताव करती थी। गरीब कहीं की, तुझे कितनी बार कहा है कि क्लास में सबसे पीछे वाली बेंच पर बैठा कर। मैं तेरी शक्ल देखती हूँ तो मेरा सारा दिन खराब हो जाता है। बेचारी पारुल चुपचाप पीछे जाकर बैठ जाती है। कामिनी मैडम का गुस्सा हर दिन स्कूल स्टूडेंट्स पर निकलता था, लेकिन पारुल को तो हर रोज उसका शिकार होना पड़ता था। हालात ऐसे हो गए कि अब तो पारुल को स्कूल आने में भी डर लगता था। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। अपनी टीचर के बुरे बर्ताव की वजह से पारुल एक दिन स्कूल ना जाकर एक नदी के किनारे बैठकर रोने लगती है। कामिनी मैडम बहुत बुरी है। जब देखो डांटती ही रहती है। मुझसे तो ऐसे नफरत करती है जैसे मैंने गरीब होकर कोई पाप कर दिया। काश मेरे पास कोई शक्ति होती तो मैं उन्हें अच्छा सबक सिखाती। तभी एक साधु वहाँ पर आता है और वो पारुल की सारी बातें सुन लेता है। बेटी, तुम उदास मत हो। मैं तुम्हें ऐसी जादुई शक्ति दूंगा जिससे तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। साधु उसे एक जादुई शक्ति देता है, जिससे उसके बाल जितना वो चाहे उतने लंबे कर सकती है। बाबा, बाबा, ये तो चमत्कार हो गया। पारुल खुशी खुशी अपने स्कूल जाती है और वहाँ जाकर ये बात सभी बच्चों को बता देती है। कुछ देर बाद कामिनी मैडम क्लास में आती हैं। वो जैसे ही ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख रही होती हैं, तभी पारुल अपने लंबे बाल बढ़ाते हुए उसकी पीठ पर चोटी काट लेती है। कामिनी मैडम पीछे मुड़कर देखती हैं। फिर
वो ब्लैक बोर्ड की तरफ देखकर पढ़ाने लगती है। कुछ देर बाद पारुल फिर से उनकी पीठ पर चोटी काट लेती है। लगता है कपड़ों पर चींटी चढ़ गई है। उफ, अब मुझसे तो और नहीं पढ़ाया जाता। ऐसा करती हूँ, आज कुर्सी पर बैठकर आराम करती हूँ। वैसे भी इन गरीबों ने कौन सा पढ़ लिख कर कलेक्टर बन जाना है। पारुल की इस हरकत को देख सभी बच्चे मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। फिर मैडम टेबल की तरफ देखकर कहती हैं, ओफो, ये मेरा टेबल कितना गंदा है। ए गरीब लड़की, चल इधर आ और इसे जल्दी से साफ कर। जी मैडम, लेकिन उसके लिए मुझे वहाँ आने की जरूरत नहीं है। तभी पारुल अपने बाल बढ़ाती है और टेबल तक ले जाती है और क्लास में सबसे लास्ट बेंच पर बैठे बैठे ही टेबल को साफ कर देती है। उसके लंबे बालों को देखकर कामिनी मैडम डर जाती हैं। ये क्या है? घबराइए नहीं मैडम, ये मेरे लंबे बाल हैं। दरअसल हमारे परिवार को वरदान मिला हुआ है कि जब भी कोई 10 साल का हो जाता है तो उसके बाल अपने आप लंबे हो जाते हैं। ये कैसा वरदान है? कामिनी मैडम डर के मारे स्टाफ रूम में चली जाती हैं। अगले दिन जब वो क्लास में बच्चों को पढ़ा रही होती हैं, हाँ तो बच्चों, अब कौन ये मैथ का सम सॉल्व करके दिखाएगा? अखिल, तुम बताओ। पर मैडम, ये मुझे नहीं आता। नहीं आता तो सारा दिन स्कूल में करते क्या हो? मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। वो डंडे से उसकी पिटाई करने ही वाली होती है कि तभी पारुल अपने लंबे बालों को बढ़ाकर कामिनी मैडम को चारों तरफ से बांधकर उन्हें जकड़ लेती है। आओ, बचाओ बचाओ, रोको रोको अपने लंबे बालों को, रोको। आज ये बाल नहीं रुकेंगे मैडम। बोलो मैडम, आज के बाद किसी बच्चे को टॉर्चर करोगी, उसे मारोगी? आज के बाद अगर किसी को भी आपने परेशान किया तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। नहीं, मुझे माफ कर दो। मैं अब से किसी को कुछ भी नहीं कहूँगी। मुझे माफ कर दो बच्चों। उस दिन के बाद से कामिनी मैडम सब बच्चों के साथ बहुत अच्छे से पेश आने लगी और खासकर पारुल से। उसे अब वो कभी भी कुछ नहीं कहती। पारुल के लंबे बालों की वजह से आज सब बच्चों को कामिनी मैडम के अत्याचारों से मुक्ति मिल चुकी थी। चंडीगढ़ नाम के एक राज्य में प्रताप सिंह नाम का एक राजा राज्य करता था। उसकी 2 संतानें थीं, राजकुमार अभिमन्यु और राजकुमारी साक्षी। उनके राज्य की प्रजा बहुत ही सुखी थी। चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली थी। उनके राज्य में एक कुसुम नाम की औरत रहा करती थी। उसकी 2 बेटियां थीं। एक का नाम था सुनैना और दूसरे का नाम था गौरी। वो दोनों भी बाहर जाकर काम किया करती थीं, लेकिन उनकी माँ उन्हें बाहर काम करने से मना किया करती थी। वो दोनों अपनी माँ को काम करता देखकर बहुत ही दुखी होती थीं। हमें हमारी माँ की मदद करनी चाहिए। हाँ दीदी, लेकिन हम कैसे माँ की मदद कर सकते हैं? अरे गौरी, पिछले साल मैंने जिस जादूगरनी के यहाँ काम किया था, उसने मुझे एक वरदान दिया था कि मैं एक बड़े फूल के पेड़ में बदल सकती हूँ। चलो आज हम उसे आजमाते हैं। उसके लिए मुझे 2 पानी के घड़े चाहिए। जाओ, तुम जाकर उसे लेकर आओ। उसके बाद गौरी 2 पानी के घड़े लेकर आती है। गौरी, अब तुम मेरे ऊपर ये पहले घड़े वाला पानी डालो और मैं एक बहुत बड़े फूल के पेड़ में बदल जाऊंगी और तुम मेरे फूल बहुत ही सावधानी से तोड़ना। कोई भी पत्ते या टहनी को कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है? ठीक है दीदी। उसके बाद सुनैना नीचे बैठ जाती है और मन ही मन में कोई मंत्र पढ़ती है। तब गौरी उसके बदन पर पहले घड़े का पानी डालती है। देखते ही देखते सुनैना एक फूल वाले पेड़ में परिवर्तित हो जाती है। ये देखकर गौरी बहुत खुश हो जाती है और 2 टोकरी भर के
फूल बड़ी सावधानी से तोड़ने लग जाती है। उसके बाद गौरी उसके बदन पर दूसरे घड़े वाला पानी डाल देती है। फिर वो वापस से अपने असली रूप में परिवर्तित हो जाती है। दीदी, ये फूल कौन बेचने जाएगा? मैं, और कौन जाएगा? मैं नगर में फूल बेचने के लिए जा रही हूँ। फिर सुनैना राजमहल के बाहर फूल बेचने खड़ी हो जाती है। फूल ले लो फूल, ताज़ा ताज़ा खुशबूदार फूल ले लो। तभी उसकी आवाज राजकुमारी साक्षी सुन लेती है और साक्षी अपनी माँ के पास जाती है और उनसे कहती है, माँ, मुझे बहुत सुंदर फूल दिखे हैं। वो बेचने एक लड़की बाहर खड़ी है। क्या मैं उसे महल में बुला लूं? हाँ बेटा, बुला लो। तभी साक्षी नौकरों को कहकर सुनैना को अंदर बुला लेती है। नमस्ते महारानी जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ, हमने बुलाया है आपको। जी महारानी जी, क्या सेवा कर सकती हूँ मैं आपकी? ये फूल बहुत ही पसंद है राजकुमारी साक्षी को। इसके कितने पैसे लोगी? मैं क्या बोलूँ, हम गरीब लोग हैं महारानी जी। आप जितना भी दोगी मैं उतना ले लूंगी। ठीक है। रानी वो फूल की टोकरी ले लेती है और एक सोने के सिक्कों से भरी हुई पोटली सुनैना को दे देती है। फिर सुनैना वहाँ से चली जाती है। अब सुनैना भी सोने के सिक्के के मिलने की वजह से बहुत ही खुश है। गौरी भी ये देखकर खुश हो जाती है। अब दोनों प्रतिदिन फूल निकाला करती थीं और उन्हें बाजार में जाकर बेचा करती थीं। राजकुमारी साक्षी भी लगभग हर रोज ही वो फूल खरीदा करती थी। ये फूल हर रोज कौन लाता है? ऐसे फूल तो मैंने कभी नहीं देखे। मुझे इन फूलों का पेड़ देखना है। राजकुमार जी, हमारे यहाँ ये फूल एक लड़की लेकर आती है। मुझे पता नहीं कि वो फूल कहाँ से लाती है, मगर हाँ, उसके घर का मुझे पता है। इन सुंदर फूलों का पेड़ तो देखना ही चाहिए। अब राजकुमार घोड़े पर सवार होकर सुनैना के घर पहुंच जाता है। तभी राजकुमार देखता है कि सुनैना और गौरी अपने बगीचे में जाती हैं और सुनैना और गौरी रोज की तरह अपने काम में लग जाती हैं। अंत में वो अपने असली रूप में वापस आ जाती है। राजकुमार ये सब कुछ देख लेता है और सुनैना की सुंदरता पर फिदा हो जाता है। वो राजमहल आकर अपने पिता से कहता है, पिताजी, आज मैंने एक लड़की को देखा है और वो लड़की मुझे बहुत पसंद आई है। आपको कोई लड़की पसंद आई है, यानी वो काबिले तारीफ होगी। हम कल ही उसके घर वालों से बात करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पिताजी। अब महाराज अपने सैनिकों को बुलाकर उसकी माँ को महल आने के लिए बोलते हैं और सैनिक कुसुम के घर जाकर राजा का बुलावा बोलते हैं। गौरी, सुनैना, जल्दी से बाहर आओ। महल से बुलावा आया है। फूल वाली लड़की कौन है? मुझे कोई बताएगा कि ये सब हो क्या रहा है? तभी गौरी और सुनैना अपनी माँ को उनका फूल बेचने का किस्सा बताती हैं। ये सुनकर उनकी माँ बहुत दुखी हो जाती है और अगले दिन क्या होगा इस चिंता में डूब जाती है। अगले दिन सुबह कुसुम राजमहल में गई। तब महाराज और महारानी कुर्सी पर बैठे हुए थे और किसी का इंतजार कर रहे थे। तभी कुसुम महल में आई। महाराज, क्या सेवा कर सकती हूँ मैं आपकी? कुछ गलती हुई है क्या मुझसे? अरे आइए आइए, बैठिए। आज हमने आपको कुछ खास काम के लिए बुलाया है। कैसा खास काम महाराज? हम हमारे राजकुमार अभिमन्यु के लिए आपकी बेटी सुनैना का हाथ मांगना चाहते हैं। क्या आपको ये रिश्ता मंजूर है? महाराज, हम ठहरे गरीब लोग, हमारी और आपकी बराबरी कहाँ? हमें सिर्फ आपकी बेटी चाहिए, बाकी का मैं संभाल लूँगा। ये तो मेरे लिए गौरव की बात होगी महाराज।
कि मेरी बेटी आपके यहाँ शादी करके आएगी। तो ये रिश्ता मैं पक्का समझूं? हाँ महाराज। फिर एक शुभ मुहूर्त देखकर राजकुमार अभिमन्यु और सुनैना की शादी हो जाती है। राजकुमारी सुनैना, मैं चाहता हूँ कि तुम तुम्हारे फूलों से पूरे राजमहल को महका दो। ये आप क्या बोल रहे हैं? अरे मुझे सब पता है कि तुम एक फूल का पेड़ भी बन सकती हो। राजकुमार और सुनैना बाग में चले जाते हैं और राजकुमार सुनैना के कहे अनुसार उसके बदन पर पहले घड़े का पानी डाल देता है और सुनैना एक फूलों वाले पेड़ में बदल जाती है। ये सब देखकर राजकुमार बहुत खुश हो जाता है और पूरे राजमहल में फूलों की खुशबू फैल जाती है। राजकुमारी साक्षी भी ये सब कुछ हर रोज छिपकर देखने लगी और मन ही मन उसे जलन होने लगी। ऐसे ही एक दिन उसने महाराज और महारानी की अनुमति ली और सुनैना को लेकर बाहर खेलने जाने लगी। साक्षी, तुम इसे बाहर लेकर जा रही हो, मगर उसका ख्याल भी रखना, ठीक है? ठीक है पिताजी। राजकुमारी साक्षी सुनैना को लेकर अपनी सहेलियों के साथ खेलने चली जाती है। अब साक्षी अपनी सहेलियों को दिखाना चाहती है कि सुनैना कैसे एक फूल के पेड़ में बदल जाती है। वो सुनैना से कहती है, सुनैना भाभी, चलो मेरी सहेलियों को तुम एक फूलों वाले पेड़ में बदल कर दिखाओ। क्या फुजूल की बातें कर रही हो साक्षी? मैं क्या कोई जादू कर रही हूँ? मुझे सब पता है, अब करती हो कि नहीं। मैंने तुम्हारे साथ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। सुनैना वो सारे नियम साक्षी और उसकी सहेलियों को समझाती है और गौर से बताती है कि जल्दबाजी में पत्ते और टहनियों को ना तोड़ें। अब सारी सहेलियाँ सामग्री लेकर आती हैं और सुनैना को नीचे बैठाकर बड़े ही बेढंगे तरीके से उस पर एक घड़े का पानी डालती हैं। देखते ही देखते वो एक फूलों वाले पेड़ में बदल जाती है। अब सारी सहेलियाँ बहुत ही खुश हो जाती हैं और सभी लड़कियाँ बहुत ही बदतमीजी से कोई उस पेड़ के फूल तोड़ता है तो कोई टहनी के तोड़ने से सुनैना को बहुत ही दर्द हो रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी जब तक कि उसके ऊपर दूसरे पानी का घड़ा ना डाला जाए। तभी जोरों की बारिश शुरू हो जाती है और सारी सहेलियाँ जल्दबाजी में पेड़ की और भी टहनियाँ तोड़ देती हैं। एक सहेली जल्दबाजी में ही उस पेड़ पर एक घड़ा पानी डाल देती है और सारी सहेलियाँ और साक्षी भी वहाँ से भाग जाती हैं और यहाँ सुनैना फिर से अपने असली रूप में आ जाती है। सुनैना का पूरा शरीर खून से लहूलुहान हो चुका था। उसके हाथ और पैरों में काफी ज्यादा चोटें थीं। आखिर में वो एक राह गुजरते बूढ़े बाबा से मदद मांगती है और वो बूढ़े बाबा सुनैना को अपनी बग्घी में बिठाकर उसके घर पर छोड़ देते हैं। उसे इस हालत में देखकर उसकी माँ बहुत परेशान हो जाती है। फिर वो उसका इलाज करवाती है और इधर राजमहल में साक्षी, सुनैना कहाँ पर है? वो नहीं आई? कहाँ छोड़कर आई हो तुम उसे? आ जाएगी खुद ब खुद। महारानी राजकुमारी साक्षी से पूछताछ करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उन्हें कुछ भी नहीं बताती और राजकुमार अभिमन्यु सुनैना को पूरे राज्य में ढूंढते हैं, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिलती। ऐसे ही एक दिन राजकुमार सुनैना के घर के पास से गुजर रहे थे कि अचानक उन्हें सुनैना उसके घर पर दिखाई देती है और वो तुरंत ही उसके पास जाते हैं। मेरी राजकुमारी, तुम यहाँ हो? मैंने तुम्हें पूरे नगर में ढूंढ लिया, मगर तुम मुझे कहीं भी नहीं मिली। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं मेरी बेटी को तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगी। कुसुम राजकुमार अभिमन्यु को सारा किस्सा बता देती है। साक्षी को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी और उसे उचित दंड हो
इसका इंतजाम मैं करूँगा। अगर आप साक्षी को माफ कर देंगे तो ही मैं महल में आपके साथ आऊंगी। ठीक है मेरी राजकुमारी। अब राजकुमार सुनैना की बात मानकर उसे अपने राजमहल ले जाता है। साक्षी उससे माफी मांगती है, लेकिन सुनैना ने तो उसे पहले ही माफ कर दिया था। अब महाराज राजकुमार अभिमन्यु और राजकुमारी सुनैना को राज अभिषेक कर देते हैं और वो राज्य के नए महाराज और महारानी बन जाती हैं। महाराज अभिमन्यु अपनी रानी का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखते हैं और अब वो दोनों खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगते हैं। एक बार की बात है, किसी गांव में इशिका नाम की एक लड़की रहती थी जो अनाथ थी। उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था। एक दिन वो मछली पकड़ने के लिए तालाब पर चली जाती है तो वहाँ उसे एक जल परी दिखाई देती है जिसे किसी ने कैद कर रखा होता है। जल परी इशिका को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो उससे कहती है, सुनो लड़की, प्लीज मुझे आजाद कर दो। यहाँ मुझे कुछ लोगों ने कैद कर लिया है और वो लोग थोड़ी ही देर बाद आकर मुझे मार देंगे, तो मुझे इस जाल से आजाद कर दो। इशिका से जल परी की ये हालत देखी नहीं जाती और वो उस पिंजरे का ताला तोड़कर उस जल परी को आजाद कर देती है और वहाँ तालाब में उसे छोड़ देती है। जल परी इशिका का एहसान चुकाने के लिए उसे एक जादुई पर्स देती है और उससे कहती है कि ये पर्स तुम्हें पैसे देता रहेगा, जितने तुम चाहो उतना पैसा निकाल सकती हो इसमें से। फिर इतना कहकर जल परी वहाँ से चली जाती है। इशिका वो जादुई पर्स पाकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो सोचती है, इन पैसों से मैं अपने लिए एक अच्छा सा घर खरीद लूंगी और गरीबों की भी मदद करूंगी। और कुछ दिनों के बाद इशिका अपने लिए एक नया घर खरीद लेती है और उसमें खुशी से रहने लगती है और उसके साथ साथ वो गरीबों को भी बहुत सारे पैसे देने लगती है। फिर एक दिन वो कुछ सामान लेने के लिए बाजार जाती है तो उसे एक अपाहिज लड़का दिखाई देता है जो भीख मांग रहा होता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता, कोई भी उसे पैसे नहीं देता है। सब उसे इग्नोर करके चले जाते हैं। ये देखकर इशिका को ख्याल आता है कि मुझे इन गरीबों के लिए कुछ करना चाहिए। फिर कुछ दिन के बाद इशिका एक अनाथ आश्रम बना देती है और गरीब लोगों से कहती है कि आज के बाद आप लोग यहीं पर रहेंगे। आप लोगों को खाने पीने की सभी चीजें यहाँ पर मुफ्त में मिलेंगी। अब आप लोगों को भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है। फिर एक दिन अचानक इशिका की सहेली उसे ये सब कुछ करते हुए देख लेती है और उससे पूछती है कि अरे तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए? फिर इशिका अपनी सहेली प्रियंका को जल परी के उस जादुई पर्स के बारे में बता देती है। ये सब सुनकर प्रियंका के मन में लालच आ जाता है और अगले दिन वो तालाब के किनारे चली जाती है और वहाँ पहुँचकर जोर जोर से रोने लगती है। जल परी उसकी आवाज सुनकर बाहर आती है और उससे रोने की वजह पूछती है तो प्रियंका कहती है कि मैं एक अनाथ लड़की हूँ और मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। क्या आप मुझे वो जादुई पर्स दे सकती हैं जो आपने कुछ दिन पहले मेरी सहेली इशिका को दिया था? मैं बहुत गरीब हूँ। जल परी को उसके ऊपर दया आ जाती है और वो अपना एक बाल जमीन पर फेंक देती है जो एक जादुई पर्स में बदल जाता है। फिर प्रियंका उस पर्स को उठाकर वहाँ से चली जाती है और घर पहुंचकर उस पर्स को खोलती है तो उसमें से एक एक रुपए के सिक्के होते हैं। ये देखकर प्रियंका को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलती है, ये क्या, जलपरी ने मुझे भिखारन समझकर चिल्लर दे दिया? मैं अभी जाकर उसकी खबर लेती हूँ। और कुछ देर बाद प्रियंका फिर से तालाब के पास जाकर जलपरी को जोर जोर से आवाज लगाने लगती है। जलपरी, जलपरी, कहाँ हो तुम? जलपरी, जल्दी यहाँ आओ। फिर
जल परी बाहर आकर उससे चिल्लाने की वजह पूछती है। अरे क्या हुआ, तुम क्यों इतना जोर जोर से चिल्ला रही हो? तो प्रियंका उससे गुस्से से कहती है, तुमने मुझे भिखारन समझकर मुझे चिल्ला दिया है? क्या मैं तुम्हें भिखारन लगती हूँ? तो जल परी उससे कहती है कि हर किसी को उसकी औकात के मुताबिक मिलता है। तुमने मुझसे झूठ बोला था, लेकिन मैंने फिर भी तुम्हें वो जादुई पर्स दे दिया। अब चली जाओ यहाँ से। ये सब सुनकर प्रियंका को बहुत गुस्सा आता है और वो जल परी के बाल काटने की कोशिश करती है, इस सोच के साथ कि जल परी की सारी शक्ति उसके बालों में है और जल परी के सारे बाल अगर मैं रख लूंगी तो सारी शक्तियाँ मुझ में आ जाएंगी। लेकिन जल परी प्रियंका के इरादों को समझ जाती है और अपना एक बाल प्रियंका पर फेंक देती है, जो एक जानवर की शक्ल इख्तियार कर लेता है। प्रियंका उस जानवर को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और दुम दबाकर वहाँ से भाग जाती है। फिर उस दिन के बाद से प्रियंका उस तालाब के बारे में भूल जाती है और उधर इशिका हंसी खुशी से अपने जादुई पर्स के साथ अपनी जिंदगी जीने लगती है।